हेलो गाइस, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट में मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ है वो है हमारी फैब्रिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़। सो लेट्स बिगिन। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, देखो नोट्स देख के ऐसा मत सोचो सस्ता यूट्यूबर, पहले इतना अच्छा सा इंट्रो बनाया और अभी ये घटिया से बुक वाले नोट्स। हमें एडिटेड नोट्स चाहिए भाई, अच्छे वाले नोट्स चाहिए। क्या करना है उनका? हाँ, क्या करना है? ये भी तो एनसीईआरटी नोट्स हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बन के आएंगे? यहीं से बन के आएंगे। एग्ज़ाम पेपर के अंदर क्वेश्चंस अगर कोई भी एग्जामिनर बनाएगा, कहाँ से बनाएगा? इसी बुक में से बनाएगा ना। तो कहाँ दिक्कत आ रही? एंड पुराने व्यूअर्स को सॉरी, इसी से काम चलाओ यार प्लीज़। एंड देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, और कितने ज़्यादा कलरफुल है और सारे वर्ड्स भी क्लियर है। सो ये अच्छा है आई थिंक। एंड एनसीईआरटी अच्छा है, राइट, क्योंकि एडिटेड में मुझसे भी टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है एंड गलत डेटा मैंने चाहता कि मैं आप लोगों को दूँ। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। वैसे मुझे पता है कि कर ही दोगे वीडियो देखने के बाद, पर शायद नहीं भी करो अगर मैं ऐसे बकवास करता रहा, सही है ना। तो चलो, तो मैंने बताया था कि हम लोग फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज जानेंगे। अब होके पुराने व्यूअर सोच रहे होंगे इतना धीरे धीरे क्या चल रहा है यार, लोग पूरा वन शॉट वीडियो बना रहे। मुझे एक बात बताओ, वन शॉट वीडियो में समझ में आ रहा है, ठीक है, पर कहाँ दौड़ना है? टाइम है यार अपने पास। मुझे एक बात बताओ, 5 दिन समझ के, ठीक है, कि आपके पास 5 दिन है, आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जल्दी जल्दी में करोगे कि मेरे पास सिर्फ 5 दिन है यार, जल्दी करो नहीं तो 5 दिन भी निकल जाएंगे। इसी हड़बड़ाहट में कभी कुछ गलत कर दोगे तो वो जो 5 दिन है ना वो भी वेस्ट हो जाएंगे। आराम से करो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। आराम से चलो ना, हम जानते हैं कि हमारे पास है टाइम एंड दैट इज़ इनफ फॉर अस। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना सारी की सारी कवर कर देंगे। तो टेंशन की कहाँ कोई बात है, या फिर है? नहीं कोई बात नहीं। तो देखो, जो फैब्रिक इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। अब जो रॉ मटेरियल आता है ना उसको लाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं फाइबर प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है यार्न मेकिंग, जो यार्न YRN, जो उसका जितना भी रॉ फाइबर आया ना उसका मतलब धागे बनाए जाते हैं, तो उसे हम लोग यार्न कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। चक्रे में देखा ना, एक मतलब रुई टाइप सा गुच्छा होता है और एंड जब हम लोग उस चक्रे को घुमाते हैं तो वो धागे टाइप बनता रहता है, तो जस्ट लाइक दैट उसे हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है फाइनल वर्क, जो कि होता है हमारे फैब्रिक के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कपड़ा बन जाता है। अगर कभी किसी फैब्रिक स्टोर में गए हो ना, वहाँ पे टी शर्ट एंड जीन्स नहीं लटके होते, वहाँ पे रोल्स बने हुए होते हैं बहुत सारे फैब्रिक के, जैसे वॉलपेपर्स होते हैं ना, नहीं जो हमारे फ़ोन में है वो नहीं, वॉलपेपर्स जो वॉल पे लगते हैं उन वैसे वॉलपेपर्स, बेडशीट्स, उनके ना सीधे सीधे रोल्स होते हैं। उनके अंदर एक प्लेन सा फैब्रिक होता है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस होते हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वीविंग या फिर निटिंग, ठीक है। एंड उस प्रोसेस का नाम है फैब्रिक। इसमें हम लोग फैब्रिक को बनाते हैं। फिर उसके बाद जो डाइंग एंड फिनिशिंग, हाँ वही जो हमारे नॉर्मल स्टोर्स में होते हैं टी शर्ट्स एंड जीन्स, तो उन्हें जो होते हैं ना उसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि होता है हमारा गारमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर चाहो तो उन्हीं गारमेंट्स को आप खुद भी पैक कर सकते हो या फिर आप आगे बेच भी सकते हो। देखा है ना होलसेल मार्केट में, हाँ वही संडे बाज़ार में, नहीं हमारे यहाँ संडे बाज़ार होता है, आपके यहाँ पे क्या होता है क्या मालूम। वहाँ है ना बहुत सारा कपड़ों का मतलब ढेर लगा होता है, पूरा किला सा बना हुआ होता है, जो चाहिए वो लेके जाओ सस्ते में, 100 पर पीस या फिर 50 पर पीस। तो वैसे भी चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो उनके ऊपर एक किसी भी अच्छी कंपनी का लोगो लगा के उन्हें हाई प्राइस में भी दे सकते हो, तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है वो, ठीक है। तो ये होता है हमारे फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट प्रोसेस ऑल ओवर जितनी भी होती है। बट इसमें भी ना कुछ सब कैटेगरीज हैं,
जैसे कि आती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ यही है। सब कैटेगरीज तो ठीक ठीक थी भाई, एक टेक्सटाइल है, आयरन एंड स्टील है एंड एग्रो है, बट सब कैटेगरीज इतना भी मुश्किल नहीं है, कॉमन है। देखो अगर मैं कहूँगा कि चलो भाई फैब्रिक बताओ, क्या बताओगे? कॉटन, जूट एंड ऐसा कुछ, तो बस वही है। बस उसी कॉटन के आगे फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा दो या फैक्ट्री लगा दो, उसी जूट के आगे इंडस्ट्री लगा दो, बस हो गया उसका सब कैटेगरी। सो यहाँ पे आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन इंडियन इकोनॉमी फैशन because it contributes significantly to industrial productions, employment generation and foreign exchange earnings। क्योंकि भाई ये जो है ये हमारी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल बनेगा यानी कि क्लोथ्स बनेंगे जो सबको नीडेड होते हैं। रोटी कपड़ा मकान के अंदर, रोटी कपड़ा, हाँ, तो सेकंड नंबर के ऊपर हमारे क्लोथ्स ही आ जाते हैं। सबसे पहले खाना, फिर कपड़े एंड फिर हमारा घर। तो सेकंड पोजीशन पे जो कपड़े आ जाते हैं, इसलिए वो इतने इम्पोर्टेंट है। So, it is the only industry in the country which is self-reliant and complete in value chain, यानी कि वो खुद ही सारे काम कर सकती है। बट जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो उनकी ना, और भी जब तक इंडस्ट्रीज नहीं ओपन होती तब तक हमें जो है हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इसके अंदर क्या होता है, हाँ भाई उसी फैक्ट्री के अंदर यार्न मेकिंग भी हो रही है, उसी के अंदर स्पिनिंग भी हो रही है, उसी के अंदर फैब्रिक भी बन रहा है एंड उसी के अंदर पैक्स भी हो रहे हैं, मतलब गारमेंट जो है वो पैक हो रहे हैं। फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हाईएस्ट वैल्यू हमसे बेहतर कौन जान पाएगा, हम टीनेजर्स से जो प्रोडक्ट हम लोग होलसेल मार्केट में 50 रुपये में ले सकते हैं, उसी के ऊपर किसी अच्छी ब्रांड का, एडिडास या फिर ऐसी किसी ब्रांड का अगर आप लोगो लगा दोगे, देन इट विल बी 200 या फिर 600, आई थिंक सो। तो बस यही हो जाता है, एक लो प्राइस से हाई प्राइस का डिफरेंस सिर्फ एक लोगो की वजह से। मैं जब छोटा था ना, तो मेरे पास एक गेम था मेरे फ़ोन में, तो वो था, उसके अंदर लोगो मुझे ढूंढने थे, तो उसकी वजह से मुझे आज भी बहुत सारी कंपनीज़ के लोगो याद हैं। करीबन उसके अंदर 600 लोगो उसको मैंने फाइंड किया था एंड वो गेम मैंने पूरा ख़त्म किया था। बट दुख की बात यह है कि गेम ख़त्म पूरा कर लेने के बाद भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। बस रिवॉर्ड मिला तो नॉलेज का कि हाँ भाई ये इसका लोगो होता है, ये उसका लोगो होता है। बट जब मैंने उसको ख़त्म किया ना, एंड अब भी मैं जब उस गेम को ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मिला। दूसरे ज़रूर उसके जैसे डुप्लीकेट मिले बट वो नहीं मिला। सो आगे आ जाते हैं हम लोग कॉटन टेक्सटाइल्स पे। कॉटन टेक्सटाइल्स, अगर आप कभी सूरत, गुजरात, बॉम्बे नहीं कहते मेरे भाई, उसे मुंबई कहते हैं, मालूम है, बट वो नेम थोड़ा ना उसको सूट करता है, ठीक है, उसको सूट करता है। तो जो मुंबई है, जो कि हमारा महाराष्ट्र है, वहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या होता है, इन एशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। हैंडलूम, बस अगर कभी भी डिफ्रेंशिएट करना है हिस्ट्री में और प्रेजेंट में, तो इतना बता दो कि प्रेजेंट में हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं एंड पास्ट में, हिस्ट्री में हम लोग हाथों का यूज़ करते थे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद जो थे ना, पावर लूम्स आ गए थे, केम इन टू द यूज़। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक का जवाब कम बैक से दूँ। सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारी इन इंडस्ट्रीज़ को या फिर टेक्सटाइल्स को बहुत ही बड़ा सेटबैक्स मिला। पर क्या जानेंगे हम लोग आगे, बिकॉज दे कुड नॉट कंपेयर विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम द इंग्लैंड। सीधी सी बात है, देखो आज अगर आप किसी सिलाई मशीन से किसी को भी सिलाई करोगे किसी भी क्लोथ के ऊपर, तो वो फटाफट हो जाएगा। बट उसी में अगर हाथ सुई धागा से लेके बैठोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग जो थे ना, कंपटीशन में बहुत लास्ट में थे। अभी तो बहुत अच्छी रैंक होल्डर है हम लोग, बट पहले लास्ट में थे और हम लोग अच्छे से compete नहीं कर पाते थे। तो मैं ना
कुछ बताना चाहता हूँ। जिन लोगों के भी अभी पीएस चल रहे हैं या फिर जिनके भी स्कूल वाले जो हैं अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या पता कि उन्होंने कितना पढ़ा दिया है। मुश्किल से शायद 3 या 2 एक चैप्टर्स करा दिए होंगे एंड उन्हीं का एग्ज़ाम ले रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आ रहा है। बट उन्हें छोड़ने के बाद अगर हम लोग, बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सैड है उनके टर्म 1 से, एंड मैं खुद भी। बट इसमें क्या होता है, मुझे आज ही इतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ कि भाई हो गया जो हो गया। टर्म 1 के इतने दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई टर्म 2 में हम अच्छा कर सकते हैं। इतने दिन तक मैं उसी गम में था। टर्म 1 मेरा बहुत बुरा गया। देखो, ये हमारा बेटर लक है कि हमें अपने आप को एक बार फिर से साबित करने का मौका मिला है, एंड वो है टर्म 2। टर्म 1 बुरा गया, कोई बात नहीं, उसके 50% मार्क्स ही हमारे रिजल्ट के अंदर ऐड होंगे। टर्म 2 अच्छा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भाई हमारे पास एक और चांस है टर्म 2 का। देखो, टर्म 1 अगर बुरा गया है कोई बात नहीं, बट अगर हम लोग ऐसे सोचते रहेंगे एंड उसी के दुख में अगर रोते रहेंगे या फिर जो भी एग्ज़ाम जा रहे हैं वो बुरे जा रहे हैं, तो हम एक ऐसे कुएं में गिर जाएंगे ना जिसका कोई बेस ही नहीं है। और अगर उसके अंदर आप गिर गए तो भाई बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इस कुएं का नाम है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कभी भी नहीं आना चाहिए। अपने ऊपर हमेशा बिलीव होना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम्स बुरे जा रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सब लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है, एंड हम लोगों को भी, मोस्टली स्टूडेंट्स को। सो फेलियर्स को पीछे पिछाड़ के हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम लोग पास्ट को लेके बैठेंगे तो हमारा फ्यूचर भी डेंजर में आ जाएगा। सो जितने भी लोग सैड हैं उनके एग्ज़ाम्स बुरे जा रहे हैं, लेट इट बी। अगर मैथ्स में इतना ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, लेट इट बी। आपके पास दूसरे 4 सब्जेक्ट्स और हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, इसमें फुल लाने की ट्राई करो। अगर मैथ्स में 5 या 6, 10, 15 मार्क्स कम आ जाएंगे, क्या चला जाएगा, इनमें फुल लाने की ट्राई करो। पता है, हमारे जो है ना इंडिया के पुराने जितने भी महान महान ज्ञानी आचार्य, ऐसे मतलब डोंगे बाबा नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी किसी कमी को सुधार नहीं पा रहे तो उसको भूल जाओ। जो आपकी खूबियाँ हैं ना उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। यानी कि जो भी चीज़ आप इतनी अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि आप साइंस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो बस साइंस में आपको एक्सीलेंस करना है, ठीक है। गुड से आपको एक्सीलेंस पे आना है, बेटर पे नहीं, सीधा एक्सीलेंस पे। 40 में से 40, एग्जैक्टली 39। अगर आपका कोई कज़न, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी अगर 38 ला देता है या फिर 37 ला देता है, क्या हो गया, 40 तो नहीं लाया ना, आप ला सकते हो 40, बिकॉज कि आप अच्छे हो सब्जेक्ट में। सो सेल्फ डाउट मत रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, एंड ये भरोसा रखो कि भाई टर्म 2 जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। एंड हाँ, सिर्फ भरोसे पे ही मत रहना, मेहनत भी उतनी ही करना। टर्म 1 जो है वो हमें बस ये बताने चाहता था कि देख भाई तू कहाँ है, और टर्म 2 यानी कि जो सीबीएसई है वो तुम्हें कहाँ देखना चाहता है। तो अब हम सीबीएसई को बताएंगे कि हम कहाँ हैं एंड वो कहाँ हैं। टर्म 2 हम लोग आ रहे हैं या फिर वो आ रहा है, लेट इट बी। आ जाते हम लोग चैप्टर के ऊपर। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, तो आ जाते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल जो हमारी मिल थी ना, वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी मुंबई में 1854 में। बताओ, इंडिपेंडेंस से भी पहले 1854 में। तो जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे ना, जो फॉर्ट हुए थे यूरोप इंडिया, फॉर्ट इन यूरोप, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, जैसा कि जानते ही हैं, बिफोर द इंडिपेंडेंस था। तो देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लोथ इन यूके। यूनिफॉर्म फट जाती थी उनकी ट्रेनिंग करते करते। हेंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी। Ability of raw cotton markets, transport, including accessibility, port facilities, labor, moist culture, moist climate, etc., contributed towards its localization. यानी कि इंडिया जो है ना सभी चीज़ों के लिए परफेक्ट है। अगर आपको कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहिए या फिर किसी भी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज, इंडिया
इज़ परफेक्ट। इंडिया के अंदर सब कुछ है, मतलब सब कुछ। अगर रेगिस्तान चाहिए तो वो भी है, पहाड़ है तो वो भी, बर्फ भी है, कोस्टल, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ। बस थोड़ा थोड़ा है। जस्ट लाइक अ एवरेज स्टूडेंट, उसके पास नॉलेज ज़रूर होता है बट नॉट इन द एक्सीलेंस, उसके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills. Designs of weaving in cotton, silk, zari. देखो जरी क्या है वो मैं कल बताऊंगा, और अगर आप लोग बता सकते हो तो प्लीज़ बता दो। गूगल पे सर्च मत करना, ठीक है? किसी बुक में अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। तो इंडिया जो है ना, उसके पास एक वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट हम लोग जो है ना वीविंग में कमज़ोर हो गए। एंड बस वीविंग में नहीं, वीविंग की सप्लाई में हम लोग थोड़े से कमज़ोर हैं बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम इन द मिल्स बस वहीं पे जहाँ पे हैंडलूम्स और पावर लूम्स का यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है। द हैंड स्पून जैसे हम लोग खाड़ी प्रोवाइड्स करते हैं, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट होता है वीवर्स पे इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। आज अगर जैसे देखा है ना मूवीज़ में, द बेस्ट मूवी टू अंडरस्टैंड द टेक्सटाइल्स इज़ द सुई धागा। नहीं सुना नाम? सर्च करना गूगल पे, बहुत अच्छी मूवी है। खैर मैं नहीं देख पाया, थोड़ी सी देखी थी मैंने, वरुण धवन की आई थिंक। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग जो है ना, जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे देख लो इंडिया और जापान के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम लोग मिनरल्स भी, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हम लोग उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। बट देख लो टेक्सटाइल्स में भी हम लोग जापान को हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। एंड पता नहीं टॉयस चाइना से कैसे इंपोर्ट हो जाते हैं, या फिर वो ऐसे इंडिया में बने होते हैं एंड मेड इन चाइना का ऐसे लगा देते हैं। गॉड नोस। अदर इम्पोर्टर्स, ठीक है ना, एक्सपोर्टर्स नहीं, इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर USA, UK, रशिया। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि इंडिया जो है वो कहाँ जो हमारा जो मटेरियल है, मतलब इंडिया का जितना भी टेक्सटाइल का मटेरियल कहाँ वो एक्सपोर्ट करता है। USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न का जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, उसके बाद उसमें हमें बहुत ही अच्छा शेयर है। एंड हाँ भाई, जितने लोग भी अर्न करने के फिराक में हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग कर देंगे, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे, बता दूं किसी में भी इन्वेस्ट मत करना। यस, मत करना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नहीं, मैं मतलब अब कहोगे भाई तू देख हमारे पेरेंट्स के जैसा मत बोल, हम जानते हैं बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, एंड छोटे छोटे बच्चे भी इसमें डाल के अर्न कर रहे हैं। देखो कल ही न्यूज़ में आया कि एक 10 साल के बच्चे ने शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए एंड आज वो करोड़पति है। बट देखो अगर कोई बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, बट उसमें ना उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी फैमिली से, अब वो जो बच्चा था ना, उसके जो पापा है, मम्मी है, भैया है, दीदी है, वो सारे के सारे शेयर मार्केट के अंदर घुसे हुए हैं। तो बच्चा क्यों नहीं करेगा? अगर उसके फैमिली में, पूरी फैमिली में दिन और रात शेयर मार्केट की बातें होती तो वो क्यों उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता? सो अगर आपकी फैमिली से कोई भी बिटकॉइन, शेयर मार्केट एंड इन सब में इन्वेस्ट नहीं करता तो आप भी प्लीज़ मत करना। ऐसा मत समझना डैट आई विल क्रिएट द हिस्ट्री एंड मैं हूँ मेरी फैमिली से पहला जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। नहीं, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के आप ये नहीं कर सकते, और बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के। सो प्लीज़ मत करना। Most of the production in the fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of the
स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हैविंग टू इम्पोर्ट फैब्रिक्स। तो इसमें जो क्या होता है, फैब्रिक्स जो है ना बिखर जाते हैं, मतलब कि इधर उधर चले जाते हैं, प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाते हैं। उसकी वजह से हमें ना बहुत बार किसी और कंट्री के पास से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जूट टेक्सटाइल्स, ये बात सच है, हाँ झूठ है पर सच है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे है। वहाँ पे जो है जूट का जो प्रोडक्शन है ना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, ठीक है, एंड जूट का जो गुड्स एंड स्टैंड्स एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट जो करते हैं ना वो बांग्लादेश ज़्यादा करता है। समझ सकते हैं, बेचारा छोटा सा तो देश है वो, उसकी इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा मतलब छोटी है, तो उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिएगा ना जिससे कि वो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। क्या कर सकता है वो, बस झूठ के अलावा क्या ही कर सकता है। सो यहाँ पर ये नोट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जितनी भी बची कुची इंडस्ट्रीज़ हैं उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बना के उन्हें भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो उसमें कौन कौन सी है, उसमें आयरन एंड स्टील है एंड मिनरल्स है एंड भी बहुत सारी है, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं, बट हम थोड़ी डरते हैं, हम तो उनका सामना करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे मालूम है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी मैंने, बट ज्योग्राफी को हम लोग जितना हल्के में लेते हैं ना, वो उतना हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। मैंने ये चीज़ टर्म 1 में देखी थी कि मैंने इसको इतना ज़्यादा हल्का लिया था कि हाँ क्या है, इसके अंदर कुछ मैप्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, एक बार रीडिंग मार लेता हूँ, मैप्स देख लेता हूँ, बस डेट्स ऑल। बट नहीं, ऐसा नहीं था यार। एसोसिएशन रीजनिंग बहुत मतलब अलग टाइप से आए थे, बट ऐसा अच्छा है हम लोग देखो। एंड हाँ, टर्म 2 के अंदर अगर किसी को मैथ्स में चाहिए कि भाई मैथ्स में कितना बड़ा आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिले, मतलब मार्किंग अच्छा होगा, क्या है क्या, अगर ऐसा कुछ जानना है तो नीचे डाल दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वीडियो बना ही देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। जिन्होंने भी देखा है थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।